हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी। उसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, उसमें सेकेंड सर्विस है आपकी बैंकर्स चेक यानी कि पे ऑर्डर। ठीक है, बैंकर्स चेक इज़ अ फैसिलिटी सिमिलर टू अ बैंक ड्राफ्ट। हम पैसे देते हैं और उसका बैंक जो है वो बैंक ड्राफ्ट इशू करती है और वो ड्राफ्ट से हम किसी और बैंक में उसको प्रेजेंट करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर किसी सपोज़ कोई इंस्टीट्यूशन में पेमेंट करना है या किसी को फ़ीस देनी है कोई इंस्टीट्यूशन को, तो वो ड्राफ्ट के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें बैंक के पास से ड्राफ्ट बनाना है तो हम बैंक को जितना पैसा देना है, जितनी फ़ीस देनी इंस्टीट्यूशन को, वो दे देंगे, प्लस वो कुछ कमीशन चार्ज करेगी, उसका पेमेंट करके वो हमें ड्राफ्ट बना के देगी और वो ड्राफ्ट हम वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बैंक में दे सकते हैं। तो एक बैंक से दूसरे बैंक के ड्राफ्ट के फॉर्म में पेमेंट होता है। ठीक है, द चेक इश्यूड बाय द बैंक अगेंस्ट द पेमेंट एक्सेप्टेड बाय द बैंक इज़ कॉल्ड पे ऑर्डर। उसको पे ऑर्डर भी बोलते हैं। पे ऑर्डर कैन बी एनकैश ओनली इन द सेम सिटी। सेम सिटी के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पेमेंट कर सकते हैं थ्रू द मोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट और अ पे ऑर्डर। ठीक है, अब हम देखेंगे RTGS क्या होता है। दैट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। When an RTGS member bank transfers money to the any other bank which is also RTGS member anywhere in the India, this method is called RTGS. Each of the RTGS member bank branch is identified through IFSC code. It is an 11-digit alphanumeric code. IFSC code is provided by IDRBT, that is Institute of Development and Research on Banking Technology, Hyderabad. RTGS is a method of transferring money from any bank in India. In this method, the amount is debited or credited as per real time and as per gross settlement. अभी ये सिस्टम क्या है एक्चुअली हम समझेंगे। हमको बैंक में नहीं जाना, कैश में ट्रांसफ़र नहीं करना किसी और पार्टी को। हम ऑनलाइन मोड यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, अपने मोबाइल से अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब ज़रूरत ये आ पड़ी है कि हमें किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, RTGS मोड का यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेनिफिशियरी यानी कि जिसको हम पेमेंट करना चाहते हैं वो पार्टी को हमारे अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। ऐड मतलब क्या, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा स्पेशली IFSC कोड के हिसाब से। IFSC कोड डिटरमाइन करेगा कि आपका जो आप जिसको पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, वो उसकी बैंक जो उसका बैंक अकाउंट है वो किस ब्रांच में है और किस बैंक में है। तो वो IFSC कोड के हिसाब से वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है उसका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ठीक है, हम किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं और वो भी थ्रू बैंक, तो बैंक हमारे पास से अप्रूवल मांगेगी कि आप जिसको पेमेंट करना चाहते हो वो ऑथेंटिकेटेड, वो विश्वासु पार्टी है या नहीं। ठीक है, अगर किसी गलत खाते में पैसा चला गया तो आपका पैसों का मिसयूज़ हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो IFSC कोड का यूज़ होता है ये डिटरमाइन करने के लिए उसका ऑथेंटिक बैंक अकाउंट है या नहीं। तो वो 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब क्या, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होता है। उससे ये डिटरमाइन होता है कि आप जिसको पेमेंट करना चाहते हो उसका ऑथेंटिक बैंक अकाउंट किस ब्रांच में है। वो कहीं भी इंडिया में हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम अपनी ही बैंक में इंटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंट्रा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरी बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो RTGS आप जिस टाइम पे बोलोगे उस टाइम पे मिलेगा। अब NEFT जो होता है वो 24 आवर्स चालू होता है। ये पर्टिकुलर सिस्टम है वो कुछ टाइम के लिए होती है और अपॉन सेटलमेंट कि आपको ये पर्टिकुलर पार्टी को पेमेंट करना है तो सेटलमेंट के बेसिस पर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी को पेमेंट कर दोगे, या फिर ऐसा होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाए उसके बाद पेमेंट करना है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो अपने कस्टमर्स को या फिर अपने सप्लायर्स को किस बेसिस पे पेमेंट करती है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने
करने के बाद उसको पेमेंट रिलीज़ करना है, किस टाइम पे पेमेंट देना है, ठीक है। बैंक के पास अगर हमारे बैंक में सीसी अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट है, तो हमें अगर किसी पार्टी के पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना बाकी हो तो जब वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आ जाए, बैंक थ्रू सब ट्रांजेक्शन करते हैं परचेस के सेल का, तो डॉक्यूमेंट्स आ जाए बाद में ही वो पेमेंट को रिलीज़ करना है। तो रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट के बेसिस पर वो पेमेंट रिलीज़ होता है। जब बैंक एक्शन करेगी तभी वो पेमेंट मिलेगा उसको, ठीक है। तो हम एक पार्टी को दूसरे पार्टी को हम हमारे अकाउंट में से अपने कस्टमर को पैसा कब देंगे, अपने सप्लायर को पैसा कब देंगे, वो हम बैंक को अथॉरिटी देते हैं कि हमारे अकाउंट में से ये टाइम पर क्रेडिट या डेबिट होना चाहिए, ठीक है। In RTGS method, money from the account of an account holder of a bank is transferred to the account of the account holder of another bank. एक बैंक अकाउंट में से दूसरी बैंक अकाउंट में। The transaction कैश में नहीं होता। So both of the sender and the beneficiary, यानी कि जिसको पेमेंट हमें करना है, रिसिपिएंट, दोनों के पास IFSC कोड होना चाहिए, ठीक है। फॉर द डिपॉजिट ट्रांजेक्शन ऑफ 2 lakhs और मोर, RBI प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू RTGS। अगर बड़ा पेमेंट है, 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट है, जो जनरली बड़ी बड़ी कंपनियाँ या जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े, वो करती है, तो 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट हो तो वो RTGS थ्रू होता है। इन दिस मेथड द अमाउंट इज़ डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ द रिसीवर ऑन द सेम डे एज सुन एज द बैंक रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेंडर। हम अगर ऐसा बोले कि ठीक है, ये पर्टिकुलर कस्टमर को आप पेमेंट दे दो या ये पर्टिकुलर सप्लायर को पेमेंट दे दो, बैंक तुरंत हमारा अकाउंट डेबिट कर देगी, ठीक है। एज एन अमाउंट ऑफ 2 lakh rupees और मोर इज ट्रांसफर्ड थ्रू RTGS। इन दिस मेथड कमीशन चार्ज फ्रॉम द सेंडर ऑफ द मनी एंड रिसीवर इज़ नॉट चार्ज इन कमीशन। क्योंकि हमारे ऑपरेशन पे, हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करती है बैंक, तो हमसे कमीशन लेगी, सामने वाले से कमीशन नहीं लेगी। अभी हम देखेंगे NEFT मतलब इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं ये अकाउंट को। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, फैक्ट्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। यहाँ पे सिंपल इंडिविजुअल, हम तुम भी ये अकाउंट NEFT थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। एक अकाउंट में से अगर मुझे तुमको पैसा देना है तो मैं NEFT मोड से पैसा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो NEFT इज़ अ मेथड इन विच वन बैंक हैविंग NEFT membership transfers money to another NEFT member bank in India. NEFT is also a type of payment just like RTGS. RTGS की तरह ही है। This arrangement is provided through online system. For this IFSC कोड दिया जाता है। इन दिस सिस्टम देर इज़ नो लिमिट ऑन मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह इसमें 2 लाख का लिमिट है, उस तरह इसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सिंपल इंडिविजुअल, जो छोटा इंडिविजुअल है, छोटा बिजनेसमैन है, वो भी NEFT थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करता है। मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ कैन बी ट्रांसफ़र इन बैचेस इन दिस सिस्टम। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख तक आप कर सकते हो। इसमें मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, यानी कि 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा। इसमें क्या है, मिनिमम पे कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना है 2 लाख, और वो भी आप बैचेस में, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में या फिर पार्ट्स में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। RBI इज़ सेटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन आवरली बेसिस। आवरली बेसिस पर देखती है कि कितने NEFT ट्रांजेक्शन्स आए हैं, ठीक है। RBI के पास तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आते होंगे, मेरी तरह बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो NEFT करते होंगे। इन दिस सिस्टम मनी इज़ क्रेडिटेड टू रिसीवर्स अकाउंट ऑन द सेम डे और विद इन 48 आवर्स। तो टाइम लिमिट है, आइदर आप सुबह करो तो उसी दिन हो जाता है, और अगर आप रात को करो तो विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट हो जाता है। हियर ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड बैच वाइज। एक घंटे में वो लोग सब ट्रांजेक्शन्स लेते हैं और उस तरह सेटलमेंट देते हैं, क्योंकि पूरे दिन NEFT चलता रहता है। NEFT इज़ अलाउड 24/7। तो हियर ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड बैच वाइज थ्रू DNS, दैट इज़ डिफरेंट नेट सेटलमेंट। अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। NEFT फ्री ऑफ चार्ज है, अभी कोई चार्जेस नहीं है करंटली NEFT के। मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन्स कैन बी देयर इन वन बैच। एक बैच में, यानी पर आवर वो लोग 10 ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस करते हैं। तो जिस तरह हम रिक्वेस्ट डालेंगे अपने ऑनलाइन अकाउंट में से कि हमको इस पर्टिकुलर पार्टी को NEFT करना है, तो जैसे जैसे हमारा रिक्वेस्ट अप्रूव होगी उस तरह से हमारा NEFT ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट। अ बिजनेसमैन होल्डिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक
when the facility to withdraw more money than the credit balance of his account is security given, then it is called bank overdraft। हम हमारे अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, जितना बैलेंस पड़ा है, उससे ज़्यादा विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल रेगुलर बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस हम बैंक थ्रू ही करते हैं। द बिजनेसमैन मे गेट ओवरड्राफ्ट ऑन द सेल्फ गारंटी और द सिक्योरिटीज़ एज अ गारंटी ऑफ द अदर। हम हमारी खुद की गारंटी ले सकते हैं कि अगर हम ओवरड्राफ्ट करेंगे तो एक्सेस पैसा जो हमने विड्रॉ किया है वो हम पेमेंट कर देंगे टाइम से, या फिर किसी और हम जो थर्ड पार्टी का देना चाहते हैं एज अ गारंटी वो भी दे सकते हैं। द इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड ओनली ऑन द ओवरड्राफ्ट, मतलब जो एक्सेस पैसा हमने ऊपर लिया है उस पर ही। सपोज़ मेरे अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है और मैंने 15,000 विड्रॉ किया, तो बाकी का जो 5,000 है उस पर ही मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा थ्रू द मैक्सिमम अमाउंट सेंक्शन फॉर ओवरड्राफ्ट मे बी मोर। ओवरड्राफ्ट का मैक्सिमम लिमिट मेरा ज़्यादा हो कि आप 50,000 एक्सेस विड्रॉ कर सकते हो, पर मैंने 5,000 का ही बेनिफिट लिया है तो मुझे 5,000 पे ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैश क्रेडिट। The loan provided to the businessman for the growth and development of his business considering the stock and due collection of the money is called cash credit. In this kind of loan, the stock of goods remains under the hypothecation, बैंक के कब्जे में होते हैं स्टॉक। The rate of interest is paid by the business units according to the amount and the time used for loan as decided earlier। कैश क्रेडिट क्या होता है कि मुझे अपना जो धंधा है, अपना बिज़नेस है, वो मुझे लोन की तरह चलाना है। बिज़नेस के पास से लोन लेना है और फिर मुझे अपना बिज़नेस रन करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं स्टॉक का परचेज एंड सेल करती हूँ। ठीक है, तो मेरा जो स्टॉक है वो क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है वो स्टॉक को लाने के लिए, तो मैं बैंक के पास गिरवी रखूँगी, बैंक के पास से पैसा लूँगी कि मुझे ये स्टॉक को परचेज़ करने के लिए और बाद में सेल करने के लिए तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है। तो वो पर्टिकुलर जो स्टॉक होगा वो बैंक के नाम का होगा, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया है वो स्टॉक खरीदने के लिए, और वो स्टॉक का जो परचेज एंड सेल का रेगुलर बेसिस पर ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक में से ही होगा। क्रेडिट भी होगा, डेबिट भी होगा। जिस तरह से पर सेल किया मैंने गुड्स तो मुझे पैसा मिलेगा, तो वो मेरे अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। और अगर मैंने परचेज़ किया तो उसका पेमेंट करना होगा परचेज़र को, जो सप्लायर है मेरा जिसके पास से मैंने ख़रीदा है, तो वो बैंक में से ही पेमेंट भी होगा और बैंक में ही रिसिप्ट भी होगा। तो इस तरह से हम सीसी को ऑपरेट कर सकते हैं बैंक में, और मुझे रेगुलर बेसिस पे उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इसमें शायद इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, क्योंकि हम डे टू डे कोई मिनिमम बैलेंस रखना ऐसा ज़रूरी नहीं होता, हम डे टू डे डेबिट क्रेडिट के ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, हम स्टॉक को एज अ हाइपोथिकेशन देते हैं। ठीक है, तो आप जितने टाइम के लिए यूज़ करते हो और जितने अमाउंट का सीसी लेते हो, सपोज मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, मेरा रेगुलर बेसिस पे डे परचेज एंड सेल 5 लाख तक होता है, महीने में 5 लाख वापरा जाते हैं, तो 5 लाख का सीसी आप ओपन कर सकते हो या उससे ज़्यादा भी करवा सकते हो। तो जो इंटरेस्ट बैंक जो होती है वो अलग अलग बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। अभी हम देखेंगे नॉर्मल लोन। द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक इज़ टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स। The bank receives deposits at lower rate and provides loans at a higher rate। बैंक का मेन काम क्या होता है, एक तो पैसा जमा करना और फिर पैसा बोरोवर को देना जिनको लोन की ज़रूरत हो। तो बैंक जो है वो अगर हमारे पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उस पर इंटरेस्ट रेट लो देती है, और लोन देती है तो हायर रेट। तो बाकी का जो बीच का इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। The bank provides loans to the client businessmen in different ways। The bank provides loans to the customers for different requirements like buying a house, buying furniture, renovation of the house, buying a vehicle, or for the development of their business। If the advance is for a long term and the amount repayment is paid fully at a time or at a regular term installments, then it is called as loan। हम एडवांस लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और फिर ईएमआई में लोन को चुकता करते हैं तो उसको बोलेंगे लोन। हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए लोन ले सकते हैं। घर खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, घर का रिनोवेशन करना है, कुछ बिजनेस चलाना है, कोई व्हीकल बाई करना है, डिफरेंट पर्पजेज़ हो सकते हैं लोन के। इन ऑर्डर टू सिक्योर द लोन अमाउंट द बैंक कीप्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैंने घर के सामने लोन लिया है तो मेरा घर जो है वो बैंक के नाम पर होगा, वो मॉर्गेज हो जाएगा। अगर स्टॉक होगा तो उसको हाइपोथिकेशन बोलेंगे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई होगा तो उसको बोलेंगे मॉर्गेज
सच लोन इज़ रिपेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सेंक्शनिंग लोन। तो उसके लोन का EMI कब चालू होगा, कितना EMI होगा, कब तक मुझे EMI का पेमेंट करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट आएगा, वो सारा जो अग्रीमेंट होता है बिटवीन द बैंक और हमारे बीच जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक में। अब हम देखेंगे ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से आप कर सकते हो। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इन दिस काइंड ऑफ, अभी यहाँ पे IFC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस कोड, ठीक है, वो उसका फुल फॉर्म है। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इन दिस काइंड ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द डेवलपमेंट इन बैंकिंग प्रोसेस इज़ सीन एट 3 फेजेस। पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस था, तो ट्रांजेक्शन्स कैसे होते थे, ट्रेडिशनली होते थे, लेजर्स रखे जाते थे एंट्रीज़ के लिए, यानी बुक्स रखते थे, वो बड़ी बड़ी बुक्स रखते थे और सारी एंट्रीज़ उसमें करते थे, कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं था। Any other work such as keeping vouchers or checking the specimen signature was done without any type of machine। सब मैन्युअली काम होता था, एक एक पलटा के, वाउचर पलटा के या फिर पावती फाड़ी जाती थी और सबके स्पेसिमेन सिग्नेचर मैच हो रहे या नहीं, सबके वाउचर बने या नहीं, आज के दिन में जितना ट्रांजैक्शन हुआ बैंक में सबके वाउचर बने या नहीं, वो सब मैन्युअली चेक होता था। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर्स आए। इन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ बैंकिंग ऑल कंप्यूटर्स लाइंग इन द सेम ब्रांच आर कनेक्टेड थ्रू वन नेटवर्क। वन ऑफ दिस कंप्यूटर्स अमंग ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच, उसको सर्वर बोला जाता था। और बाकी सब जो थे वो सब नॉर्मल कंप्यूटर्स थे, और एक बड़ा कंप्यूटर जिसके साथ सब कनेक्ट होते थे, जितने भी बैंक में कंप्यूटर्स पड़े होंगे वो सब कनेक्ट होंगे, उसको बोलेंगे सर्वर। और इन दिस वे, और बाकी सबको क्लाइंट बोला जाता था, क्लाइंट कंप्यूटर्स जिसको बोलते हैं वो। और जो मेन कंप्यूटर होता है, जहाँ से जो मैनेजर के पास होता है या फिर बैंक के हेड के पास होता है, उसको बोला जाता है सर्वर। इन दिस वे कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच इज़ पॉसिबल एंड बैंकिंग प्रोसेस बिकम्स ईजी एंड स्पीडी। तो सब कंप्यूटर्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते थे, एक काम करे तो दूसरा उसके कंप्यूटर पर देख पाए कि उसने क्या काम किया है। हमें रिपोर्टिंग करने के लिए उसके पास, मैनेजर के पास पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कंप्यूटर पे ही दे सकता है। तो हमारा काम और एफिशिएंटली होता था और जल्दी हो जाता था काम। यूज़ ऑफ इंटरनेट, बैंक कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंकिंग प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी एंड स्पीडी। तो बैंक का जो प्रोसेस है वो इंटरनेट आ जाने के बाद बहुत ही ईजी हो गया है। अब हमें मैन्युअली सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की। कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन आज भी करने पड़ते हैं, पर पहले जैसा नहीं है कि हर एक एंट्री के आप वाउचर बनाओ, आप ये करो, आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है। तो आप और एफिशिएंटली काम कर पाओगे, आपका टाइम बचेगा, तो आप और बैंक को एक्सपांड कर पाओगे, बैंक में नए नए कस्टमर्स को ला पाओगे, ठीक है। तो इंटरनेट के आ जाने से वजह से बैंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो आज हमने जो देखा वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। हम कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंटरनेट, कोर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।